कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका इकोनॉमिक्स का टीचर, आज क्लास 12th के चैप्टर 4 की वीडियो नंबर 4 लेकर आया हूँ। अपनी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वैल्यू एडेड मेथड के प्रिकॉशंस के बारे को देखा था। आज हम अपनी इस वीडियो में नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के दूसरे मेथड, जिसका नाम है इनकम मेथड, को देखेंगे। तो इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि हमारे देश के लोगों की जो भी इनकम है, चाहे वो सैलरी से हो, रेंट से हो, इंटरेस्ट से हो, कमीशन से हो, उन सभी को इंक्लूड करते हैं, ऐड करते हैं अपने देश की इनकम का पता लगाने के लिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हम लोग नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करके बता रखा है। कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। तो सबसे पहला ए पॉइंट है कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़। बेसिकली इसमें 3 पॉइंट होंगे, ए, बी एंड सी। देख रहे हैं आपको, ए बी आपका और ये सी, 3 हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट लेके चलेंगे कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़, यानी कि कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज़ में हम लोग क्या क्या कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें हम लोग 4 चीज़ें लेते हैं। देखो, सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस इन कैश, यानी कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कैश में जो सैलरी दे रहा है उसको देखेंगे, चाहे कैश में, वो बैंक में भी हो सकती है। सेकंड बी पॉइंट है सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, यानी कि सैलरी एंड वेजेस इन काइंड का मतलब बोनस दे देना, गिफ्ट दे देना, दिवाली गिफ्ट। अगर एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को किसी भी मीडियम में, कैश ना होकर किसी भी अदर मीडियम में पेमेंट देता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सैलरी एंड वेजेस इन काइंड, और इसको हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। सी है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी, यानी कि एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड भरता है, ESI यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भरता है, तो इस सभी को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। डी है पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के समय पर जो पेंशन पे कर रहा है, उसको भी हम अपनी नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। ये ए पॉइंट कंप्लीट हुआ हमारा कंपनसेशन टू द एम्प्लॉयज। इसमें 4 पॉइंट होंगे, सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी और वेजेस इन काउंट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल सिक्योरिटी और पेंशन और रिटायरमेंट। हम सिर्फ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन देखेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे, ध्यान रखना इस बात को। बी है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 पॉइंट है बेटा, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, यानी कि एक पर्सन को कितना रेंट मिल रहा है या रॉयल्टी मिल रही है, कितनी उसको इंटरेस्ट मिल रही है, या फिर प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट को हम 3 पार्ट्स में देखते हैं। डिविडेंड, यानी कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पे कर दिया, कितना टैक्स दे दिया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, यानी कि रिजर्व में भी कितना रखा हुआ है अपने पास, जो प्रॉफिट कंपनी ने बांटा नहीं है। उसके बाद मिक्स इनकम, जहाँ पर किसी पर्सन की इस तरह की इनकम है कि हमें बाइफरकेट करना इम्पॉसिबल हो जाए कि उसकी इंटरेस्ट से इनकम कितनी है, कैपिटल से कितनी है, या फिर उसकी खुद की ओनरशिप मतलब सैलरी कितनी देर ले रहा है वो, ये सब काउंट करना जब इम्पॉसिबल हो जाए, तो वहाँ पर हम मिक्स इनकम को लेते हैं। तो इस तरह से 3 हो गए टोटल। इन सभी का टोटल आ जाएगा आपका NDPFC, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट अ फैक्टर कॉस्ट। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लें, बिकॉज हमारा ये फॉर्मेट हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बेटा। अब हम देखते हैं प्रिकॉशंस रिलेटेड टू द इनकम मेथड, यानी कि इनकम मेथड से जब हम लोग अपनी नेशनल इनकम काउंट करेंगे तो हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो फॉलोइंग प्रिकॉशन, सबसे पहला है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम का मतलब होता है यूनिलेटरल पेमेंट, यानी कि वन साइड पेमेंट। जब हम किसी को डोनेशन देते हैं, चैरिटी देते हैं, ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, गवर्नमेंट देती है, तो इस तरह की इनकम को कभी भी हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि बिकॉज इनसे कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं हो रही है। बी, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जब कोई भी पर्सन सेकेंड हैंड गुड्स सेल कर रहा है, तो सेकेंड हैंड गुड्स की इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बिकॉज जब इनको गुड्स को फर्स्ट टाइम सेल किया गया था, उस समय हम लोगों ने काउंट किया था। सी पॉइंट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। जब हम लोग कोई भी शेयर्स बेच रहे हैं, डिबेंचर सेल कर रहे हैं, तो उन सभी के ट्रांजैक्शंस को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बिकॉज ये ओनली टाइटल का ट्रांसफ़र होता है। एक्चुअल में इनका प्रोडक्टिव यूज़ पहले ही हो चुका है। वापस से इनको अगर हम नेशनल इनकम में काउंट करेंगे तो वापस से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि इनके ऊपर जो कमीशन या ब्रोकरेज दिया जा रहा है उसको हम लोग नेशनल इनकम में काउंट करेंगे। नेक्स्ट है बेटा विंडफॉल गेन्स।
विंडफॉल गेन्स का मतलब लॉटरी से इनकम हो रही है हमें, या फिर हॉर्स रेस से हो रही है, मतलब कोई भी सट्टे बाजारी की जो इनकम है उसको हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, बिकॉज ये कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है जिससे कि ह्यूमन वेलफेयर हो, इसलिए इसको हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ये पॉइंट है इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। कहने का मतलब है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके ओनर्स को जब कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है या फिर वो उन सर्विसेज का खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम उनकी एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करके उनको नेशनल इनकम में कैलकुलेट काउंट करते हैं। एफ पॉइंट है पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग। जैसे कोई भी एक पर्सन है जिसने अपना सेविंग कर रखी है फ्यूचर में के लिए, जिसने जैसे एफडी हुई या फिर टैक्स सेविंग कर रखी है, गिफ्ट टैक्स है, तो इस तरह की इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते, बिकॉज जब ये इनकम एक्चुअल में अराइज हुई होंगी उस समय हम लोगों ने नेशनल इनकम में काउंट कर दिया होगा। वही इनकम आप सेव कर ली, अब सेव करने के बाद वापस से जो इनकम होगी, वापस से अगर हम इनको काउंट कर लेंगे पेमेंट करने पर, तो ये नेशनल इनकम में डबलिंग हो जाएगी, इसलिए हम इनको काउंट नहीं करते। इसके साथ ही हमारा ये कंसेप्ट खत्म होता है। थैंक यू एंड जय हिंद।